हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन। और अभी हम करेंगे पेडागोजी के 15 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। ये आपका जो ऑनलाइन पेपर था, ऑफिशियल पेपर, उसी से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से, देखो अब चीज़ों को धीरे धीरे करने का या उनको इतना मतलब विस्तार से समझने का टाइम गया। अब आपको क्या समझना है, अब आपको समझने हैं टैग वर्ड्स क्या होते हैं, क्वेश्चन को किस तरीके से पढ़ना होता है वहाँ पे, और किस तरीके से आप अपनी अप्रोच रखोगे ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर पाओ वहाँ पे। ओके, स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको यहाँ पे मिलती रहेंगी। हम लोग केबीएस पर भी बात करेंगे इसके बाद, अभी आपका सीटेट हो जाए उसके बाद, और जो भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन होती है बिल्कुल रियल आपको यहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाती हैं। चलेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम इसको। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुँचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक, यानी कि मैम क्या कर रही हैं, वो हेल्प कर रही हैं। जहाँ पे बच्चे अटकते हैं तो उनको थोड़ा सा हिंट दे देती हैं और वो बच्चे वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तो क्या है ये? अर्थहीन है। कभी भी बच्चों को हेल्प करना अर्थहीन कैसे हो सकता है? कभी कभार ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। क्यों भाई, हमेशा क्यों नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते हैं? अधिगम की गति को बाधित नहीं करेगा बल्कि अधिगम में मददगार होता है। अति संज्ञानात्मक कौशल के विकास में क्या है? मददगार है, पॉजिटिव है। तो इस तरीके से आपको ये निगेटिव जो आपके ऑप्शंस होते हैं उनको यहाँ पे हटाना है। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम इसको। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? यानी कि ऐसे कौन से विद्यार्थी हैं जिनके लिए अधिगम की जो शिक्षा है वो उनके लिए होनी चाहिए? सृजनात्मक, तो सृजनात्मक बालकों को भी पढ़ने का हक है, स्वलीन को भी है, अधिगम विकार है वो भी पढ़ेंगे भाई। ऐसा थोड़ी ना है कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो आप उन्हें पढ़ने से, शिक्षा से वंचित कर दोगे। मानसिक रूप से चुनौतीपूर्ण, यानी कि जो भी बच्चे हैं, समावेशी शिक्षा कहती है कि चाहे कोई भी हो, सभी को एक छत के नीचे एक साथ पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है ना। तो इसमें चारों आपके सही हो जाएंगे। जहाँ पर चारों ऑप्शन होंगे वो आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों को, शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित यानी कि उलट देता है। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी 3 को बच्चे क्या करते हैं, जैसे 3 लिखा है तो 3 ऐसे लिख देते हैं। कभी कभी बी लिखा है तो बी को ऐसे ना लिख के ऐसे लिख देते हैं। तो इस तरीके से करता है। ये क्या कहलाता है? तो ये वाचन वैकल्य कहलाता है। ओके, डिसलेक्सिया कहलाता है। स्वलीनता क्या होती है? बच्चा जब अपने आप में खोया रहता है तो वो स्वलीनता होती है। अधिगम असहायता, यानी कि बच्चा सीखने में असहाय है। अवधान न्यूनता, अति सक्रियता, यानी कि इसको एडीएचडी भी कहते हैं। जिस बच्चे को भी एडीएचडी होता है वो एक जगह टिक कर नहीं बैठ सकता है, तो उसके लिए हमें उस तरीके की शिक्षण विधियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखेंगे हम। बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य बहुत करने के लिए बहुत उत्साहित रहती है। वह मौलिक और अविचारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करते हैं? देखो, जहां पर भी आपकी मौलिकता आ जाएगी वो आपका सीधा सीधा किससे कनेक्ट हो जाएगा? सृजनात्मकता के गुण यही होते हैं, कुछ नया करना, कुछ मौलिक करना, किसी की नकल नहीं करना। ये सब किसके गुण होते हैं? सृजनात्मकता के। तो स्वकेंद्रिता नहीं होगी, भाव प्रेरणा भी नहीं, क्योंकि वो अंदर से खुद उत्साहित रहती है करने के लिए। तो ये इंटरनल जो मोटिवेशन है वो है आपका। ओके, संज्ञानात्मक विलंबता नहीं है, वो सीखती है चीज़ों को। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम इसको। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त होगी? यानी कि जो थोड़ा सा कम देख सकते हैं, थोड़ा सा कम, उनको क्या होगा, उनको किस टाइप की आपको अधिगम सामग्री उपलब्ध कराए? तो बड़े बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, बिल्कुल सही बात है। जब बड़ा प्रिंट होगा तो उनको हल्का सा देखने में अगर दिक्कत होती है फिर भी उस चीज़ को वो देख पाएंगे। त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, बिल्कुल 3 डायमेंशनल, जब आप उनको अच्छे से दिखाओगे तो वो चीज़ों को समझ पाएंगे। उसके बाद छोटे प्रिंट, छोटा प्रिंट नहीं होना चाहिए। पहले तो उनको पैसे से ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है देखने में, उसके बाद आप उनको छोटा, तो थर्ड वाला आपका नहीं होगा। अब क्वेश्चन पेपर में आपको करना है, जैसे ही आपने थर्ड वाले को देखो, आपका 100% अगर आप श्योर हो तो देख लो किस किस में थर्ड है।
तो इसमें आपका थर्ड है, नीचे भी थर्ड है, इसमें थर्ड नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको वहाँ पे अपने क्वेश्चंस को पकड़ना है कि ताकि आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सको। कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है। अब बच्चे को सहयोग देने के लिए कौन सी योजना नहीं प्रभावशाली है, निगेटिव पूछा गया आपसे। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पे संप्रत्यय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट मैप जब बच्चे बना रहे हैं तो उनकी हेल्प टीचर को करनी चाहिए। बच्चों की स्मृति सहायक विधियों, खंडीकरण के उपयोग की सीख, यानी बच्चों को किसी भी चीज़ को याद करना है। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती जो कि याद करनी ही पड़ती हैं, है ना, तो उनको कैसे चंक्स में, खंडों में, टुकड़ों में तोड़ के, जैसे मान लो आप कोई नंबर भी याद करते हो तो किस में करते हो, खंड कर करके 2-3 बार में उसको डिवाइड करके फिर उसको याद करते हो। तो ये उनको बच्चों को क्या करना है, सिखाना है हमें। बच्चों को प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल, यानी कि बच्चे कुछ नहीं कर रहे, बस आपने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, उतारे जा रहे, तो ये आपका क्या है, निगेटिव है, हमसे निगेटिव ही पूछा है। इस तरीके से आप चीज़ों को तुरंत शब्दों से शब्दों को जोड़ के आप अपना आंसर वहाँ पे निकाल पाएंगे। ओके, बच्चों को अपने सहयोगियों के साथ, यानी कि सहयोग करके सीखना, बच्चों के साथ सीखना, ग्रुप में सीखना, ये तो बेस्ट थिंग होती है। ओके, और इस पर सबसे ज़्यादा जो बात की है वो लेव वाइगोत्स्की ने की है। देखेंगे अपने क्वेश्चन को, निम्न में से कौन सा सवाल प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है, यानी कि प्रक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित, जिसमें बच्चा क्रिया करेगा, क्या करेगा, क्रिया करने वाला है। तो अमेरिका की राजधानी क्या है भाई, सीधा सीधा बच्चा रट के आया बता देगा, तो ये नहीं होगा। मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है, रट के आया बता देगा। 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है, इसमें बच्चा क्या करेगा, कुछ एक्टिविटी करेगा, कुछ क्रिया करेगा, कुछ लिखेगा, है ना। प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा, तो ये भी रटा रटाया बता देगा। ऑप्शन आपका थर्ड इसमें सही हो जाएगा। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए। बेधन यानी कि रटने पर आधारित, बिल्कुल नहीं। अन्वेषण प्रेरित, खोज उन्मुखी, बिल्कुल, यानी कि जहाँ पर अन्वेषण, खोज की जाए, खोज उन्मुखी, है ना, चीज़ों को रिसर्च किया जाए, उस पर आधारित है। बिल्कुल ही सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाए। शिक्षक केंद्रित कुछ नहीं होता है और परीक्षा के लिए सीखना नहीं होता है, बल्कि बच्चे उसको अपनी लाइफ में अपनी यूज कर पाएँ, अपने जो उनका इन्वायरमेंट है उसमें उसको ढूंढ पाएँ, वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है। चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम उसको। निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है, यानी कि सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग कौन सी है। अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए याद करने को नहीं है, देखो ऐसे ढूंढ लिया करो। और इसमें याद करना है तो आपसे पॉजिटिव पूछा है तो निगेटिव है याद करना, तो इसको हम हटा देंगे। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है, यानी कि एक कैसी प्रक्रिया है जो कि विद्यालय में जो पढ़ाया जाता है वो तो है ही, लेकिन उसके बाहर भी जो नॉलेज लेते हैं बच्चे, उसमें भी क्या है, तो वो आपका होता है सार्थक अधिगम। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। देखो अधिगम को केवल, केवल देखा, काट दो। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल, केवल देखा, काट दो। ठीक है, इस तरीके से आपको जल्दी से जल्दी वहाँ पे क्वेश्चंस को करना है। देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है। तो सीधा सीधा आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुक्रिया समुच्चय। ठीक है, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम इसको। एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य में लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है, यानी कि सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और एक प्रत्येक समूह का एक सहायक, यानी कि एक हेल्पर है बच्चों को, तो ये होती है आपकी कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि संरचनावादी क्लासरूम। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसमें लक्ष्य से आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जाता है, कौन सी कहलाती है। तो देखो इसमें अनुरूपक, पश्चगामी, देखो पीछे जाने का मतलब ही क्या होता है आपका, पश्चगामी। इस तरीके से आप शब्दों को भी वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, पीछे की तरफ चलकर जाना, तो पश्चगामी कार्यकारी युक्ति यही आपका सही हो जाएगा। ओके, चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखेंगे हम यहाँ। जब बच्चे गलतियाँ करते हैं तो गलतियाँ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, अपने दिमाग में इस चीज़ को बिल्कुल रखना। गलतियाँ खराब नहीं होती, गलतियाँ हमें बच्चे के अंदर क्या
सिखाना है हमें उसको, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत। उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए नहीं कहना चाहिए। उन्हें कक्षा में एक अलग खंड में भी नहीं बैठाना चाहिए। शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। बच्चे सोचते कैसे हैं, बच्चा सीखता कैसे है, बच्चे को क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, किस कॉन्सेप्ट को आपको समझाना है, ये सारी चीज़ें आपको कौन बताता है? उनकी गलतियाँ बताती हैं। ओके, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखेंगे हम, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने के रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? तो दुश्चिंता और भय यानी कि बच्चे में डर से आप उसको इंटरनल मोटिवेट कैसे करोगे? प्रतिस्पर्धा परीक्षण प्रतिस्पर्धा से भी नहीं होगा, वास्तविक इनाम जैसे टॉफी देकर भी नहीं होगा। व्यक्तिगत नैपुण लक्ष्यों को निर्धारित करके उनका सहयोग, यानी कि हर मतलब व्यक्ति की अपनी एक अलग कैपेसिटी होती, क्षमता होती, उस हिसाब से उनके लक्ष्य निर्धारित करो। जहाँ पे वो अटक रही है उनको थोड़ी सी हेल्प कर दो, ताकि वो जब देखो, आपने हमेशा देखा होगा, आपने मान लो कोई टेस्ट लगाया और उसमें आपके 100+ नंबर आ रहे हैं, 120+ नंबर आ रहे हैं, तो अपने आप में एक मोटिवेशन आता है और बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हो। लेकिन कहीं पे अगर आपके 70 ही आ रहे हैं तो फिर वहाँ पे आपका मनोबल गिर जाता है और आपको वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, है ना। तो थर्ड ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पर। किसी विद्यार्थी की योजना बनाने जांचने किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो यानी कि वो खुद से कर रहा है, उसको हम कहते हैं मेटा कॉग्निशन, यानी कि अधिसंज्ञान या परासंज्ञान। यानी कि जब आप सेल्फ असेसमेंट, मान लो आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, उसके बाद आपके कितने गलत हुए, कौन सा टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा है, कौन सी ऐसा है जिसमें आपको कम मेहनत करने की ज़रूरत है, तो जो सेल्फ एनालिसिस होता है आपका, वो क्या होता है? मेटा कॉग्निशन या अधिसंज्ञान आपका होता है। रटना नहीं है, स्मरण यानी याद करना नहीं, अवधान कुछ रुकावट नहीं है उसमें। ओके, तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, और आपकी जो भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपने 15 में से कितने सही किए वो भी आप बता सकते हो मुझे। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आपको चीज़ें पसंद आ रही हैं तो। और मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए, सेल्फ असेसमेंट करते रहिए, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए, डरना नहीं है। ओके, और अच्छे से अपने एक पॉजिटिव माइंड के साथ आपको पेपर देना है। 100% आई विश कि आप सभी का पेपर निकले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।